प्रोग्रेसिव ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म क्या दोनों चीजें सेम है, या इनको डिफरेंटली हम लोगों को देखना है, कंसीडर करना है? इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, क्यों ये चीजें डेवलप होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करने वाले हैं, और जल्दी से कंसल्ट कर ले 31 दिसंबर से, क्योंकि 1 जनवरी से थेरेपी के चार्जेस, कंसल्टेशन के चार्जेस, सब चीज़ें रिवाइज होने वाली हैं। सो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहले से कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फटाफट से 31 दिसंबर से अपने कंसल्टेशन को कंप्लीट कीजिए। बात करते हैं रिग्रेसिव ऑटिज्म पे और वर्चुअल ऑटिज्म पे। बेसिकली रिग्रेशन कई वजहों से होता है, वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, और वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है ये भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको डायग्नोसिस वर्चुअल ऑटिज्म का मिल जाता है आंख बंद करके, क्योंकि आजकल मैक्सिमम प्रोफेशनल्स ने आंख पर ऑटिज्म वर्ड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक चश्मा पहना है, और उसके हिसाब से डायग्नोसिस होती है। ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए भी है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ध्यान से फैक्टर्स सुनिए, क्योंकि ये सारी केस हिस्ट्रीज पर होता है। एंड 27 ईयर्स की प्रैक्टिस और 25,000 क्लाइंट्स के डेटाबेस के साथ जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात करता हूँ। यानी कई सारी चीज़ें होती हैं जो बुक्स में लिखी होती है, बट कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रैक्टिस सिखाती है। तो वो सिखाती हैं आपको, जब आप हिस्ट्री लेते हैं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कई सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं। तो एक केस, इसी तरह का केस मेरे सामने था, जिसमें क्या था कि फादर का कुछ ऐसा जॉब था कि उसको कुछ टाइम के लिए अपने बच्चे के साथ रहना होता था, एंड देन कुछ टाइम के लिए वो वहां से निकल जाता था। और जैसे 3 मंथ्स आप लगा लें, वो साथ रहता था, 6 मंथ्स बाहर रहता था, फिर 3 मंथ साथ रहता था, फिर 6 मंथ्स बाहर रहता था। तो उस बच्चे में 1.5 साल तक सब चीजें नॉर्मल चल रही थी, एंड देन सडनली उसमें रिग्रेशन आ गया। और इसमें स्क्रीन का भी हिस्ट्री था, उसके पहले कुछ और मदर का भी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री रहा है, और उसके बीच में भी काफी सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहे हैं। सो मैं यहाँ ये सारी की सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि वो केस जब हम लोगों ने असेसमेंट किया, अगर आप उसे स्कोर्स पे देखें, अब यहाँ डायग्नोस्टिक लिमिटेशंस हो जाती है कि जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनको सबको स्कोर दे देते हैं। अब वो स्कोर के बेसिस पे क्या होता है, जिसमें हम कार्स, रील्स और डिफरेंट जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे ऑटिज्म डायग्नोसिस के लिए या लैंग्वेज डेवलपमेंट की डायग्नोसिस के लिए, वो सारे के सारे टेस्ट दे देते हैं। उसमें जो स्कोर्स आते हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। लेकिन यहाँ लिमिटेशंस हैं आपकी और आपके इस स्कोर कार्ड की। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सिम्टम्स देख रहे हैं, आप रीजंस नहीं दे रहे, आप क्लिनिकल पिक्चर अब की देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। जब आप ये चीज देखने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके सामने ये प्रॉब्लम आई है, अगर वो वजहें दूर नहीं की जाएंगी, सीधा आप थेरेपी में ले लेंगे। और थेरेपी में क्या होगा, सब बच्चों की एक ही जैसी थेरेपी चल रही है कि भाई इसको ये कराना, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी सारी एक्टिविटीज आप लोग कराते हैं, स्पेशली ओटी एंड स्पीच थेरेपिस्ट बहुत सारी चीजें करवाते रहते हैं, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। वो कॉमन सी चीजें चलती रहती है, वो सब बच्चों के साथ होती है। लेकिन जब आप बच्चे देख रहे हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, यानी ग्राउंड को आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां से ठीक करके भेजेंगे, काउंसलिंग करके भेजेंगे, थेरेपी करके भेजेंगे, घर जाएंगे, सेम फैक्टर्स उनके सामने हैं। तो जब वो चीजें रिपेयर नहीं होंगी, यानी आप रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके सामने डायग्नोसिस है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, उसके अलावा कोई और डायग्नोसिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, और सब प्रॉब्लम्स में बुखार आ रहा है, आप सिंपल पैरासीटामोल खिलाए जा रहे हैं। आपने डायग्नोसिस करके प्री जो एक बैक्टीरिया है उसके साथ एसोसिएटेड या वायरस एसोसिएटेड है, उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं की है, तो प्रॉब्लम को इरेडिकेट कैसे करेंगे? तो पीछे आपको ग्राउंड भी तो ठीक करना पड़ेगा। यहाँ आपने बच्चा सेटल किया और वो वापस घर में जाएगा, घर में उसको सेम चीजें मिलेंगी, तो कैसे होगा? इसलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट की काउंसलिंग, पेरेंट्स का डिटेल्ड हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप ये सारे के सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं, तब आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस मिलता है। सिर्फ किताबों में लिखे हुए ज्ञान के बेसिस पे अगर आप डायग्नोसिस बना रहे हैं, ट्रीटमेंट करते चले जा रहे हैं, तभी ज्यादातर केसेस में फेलियर मिल रहा है।
और मैक्सिमम केसेस कौन ठीक कर पा रहा है, जो इन सारी चीजों को स्टडी करता है। हर केस को एक रिसर्च केस के तौर पे देखा जाना चाहिए कि क्या चीजें हैं उसमें, पूरा हिस्ट्री स्टडी होना चाहिए, पूरे उसके सिम्टम स्टडी होने चाहिए, उसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन स्टडी होना चाहिए कि घर पर उस बच्चे का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि कई बार हम क्लिनिकल बिहेवियर देख करके, मैंने कई पेरेंट्स से बात की है, उन्होंने कहा कि हम तो बुखार की दवाई दिलाने के लिए पीडियाट्रिशियन के पास गए थे, वहां उन्होंने बोला कि आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम उसके क्लिनिक में आ रहा है। ये प्रॉब्लम हो सकता है घर पर बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बाहर जाकर के उसे सोशल एंजाइटी की, वो नॉर्मल बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कई सारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे घर में कोई आ जाता है वो दुनिया भर का हंगामा करते हैं, या इतने काम और कूल होते हैं कि कोई ना कोई कॉर्नर पकड़ लेते हैं वो लोग। तो वो नॉर्मल बच्चे हैं। अगर हम ये देखें कि इसने कॉर्नर पकड़ लिया कि ये बाहर से लोग आए, दैट मीन्स ही इज ऑटिस्टिक। व्हाट रबिश। ऐसे अगर आप डायग्नोस करने वाले हैं, डायग्नोस एक्सेप्ट करने वाले, पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप ऐसे डायग्नोसिस एक्सेप्ट करने वाले हैं और खुद को परेशान करने वाले हैं उन डायग्नोसिस के पीछे, तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ करना है, आपको सारा कुछ स्टडी करना होगा। सबसे पहली बार अपने पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। ये प्रॉब्लम को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हाइप ज्यादा क्रिएटेड है, इतना बड़ा हाइप क्रिएट हो चुका है इन प्रॉब्लम्स को लेकर के कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड बनाया जाता है, कमाने के लिए बड़ा सारा ग्राउंड हो जाता है। क्योंकि जब आप सेंटर्स में जा रहे हैं, हर महीने 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं आपसे, तो क्या प्रॉब्लम है, कौन आपको रोकेगा। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल जब भी आप छोड़ देंगे उसके पहले तो काफी पैसा दे जाएंगे ना। इसलिए ये जो स्ट्रैटेजीज बनती चली जा रही है, स्ट्रैटेजीज की वजह से आपके बच्चे काफी हद तक सफर कर रहे हैं। आपको डायग्नोसिस में पूरा खुद को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी भी इन सब डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस ऐसी नहीं है कि कोई एमआरआई स्कैन किया है या कोई ऐसा स्कैन किया उसमें कोई साइट ऑफ लीजन नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे लीजन नजर आ रहा है, उसकी वजह से आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी चीजें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बात करते हैं हम लोग, रिग्रेशन हो गया। अब रिग्रेशन, इसलिए मैंने बोला ना कि वर्चुअल ऑटिज्म तो सिंपली स्क्रीन से आएगा, लेकिन रिग्रेशन तो कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो सकता है, मेडिकल रीजंस की वजह से हो सकता है, किसी फिजिकल ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से, या किसी हाइट से बच्चा गिर गया कुछ, उस वजह से हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी ना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ये चाइल्डहुड अफेजिया की प्रॉब्लम है, ये सीजर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये कोई और मेडिकल रीजन है उसकी प्रॉब्लम है, ये कोई विलफुल विड्रॉल है, क्या है। सो रिग्रेशन तो बहुत सारी चीजों की वजह से होगा ना। खाली वर्चुअल ऑटिज्म आप नहीं मान सकते कि सारे के सारे रिग्रेशन वर्चुअल ऑटिज्म हो जाएंगे। सो मेनी रीजंस आर टू बी स्टडीड। तो ये अगर चीजें मेडिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं ली जाएगी, ये सब चीजें नहीं स्टडी की जाएंगी, तो आप सारे रिग्रेशन को वर्चुअल ऑटिज्म समझते रहेंगे। और मैंने ये भी देखा है कि वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिकल ऑटिज्म सब में एक जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, एक जैसी थेरेपी चल रही है, एक ही एक्टिविटी सबने लर्न की हुई है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बस वो 4-5 चीजें सब लोग लर्न करके करते रहते हैं बुक्स से। तो जब तक आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके अंदर इम्बाइब नहीं करोगे, नहीं डालोगे, बहुत मुश्किल होगा आप अपने क्लाइंट्स को नॉर्मल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।